Students, in previous class I told you about the Chol dynasty. Now today we will read agriculture and irrigation during the Chol period. Many of the achievements of the Chols were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. In this paragraph, we have read about the agriculture and irrigation during the चोल period. बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हुए चोल्स पीरियड के समय पर, खास करके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, है ना। नए जो हैं डेवलपमेंट हुए थे। अगर हम मैप को देखें तो वहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि जो रिवर कावेरी की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स में जो है बटी हुई थी जब वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती है ना। उससे पहले वो अलग अलग चैनल्स में, छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइडेड थी। ये जो चैनल्स थे वो कई बार क्या होता था, ओवरफ्लो होते थे। तो उससे ओवरफ्लो होने के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी होती है नदियों के किनारे वाले पर, नदियों के जो किनारे पर जो मिट्टी एकत्रित हो जाती है उसको फर्टाइल सॉइल कहा जाता है, उपजाऊ मिट्टी। और वाटर जो है, अगर हम देखें, वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर, है ना। तो जो पानी होता है चैनल से, जो पानी निकलता था या पानी जो उससे उपलब्ध कराया जाता था, तो कि एक आवश्यक मॉइस्चर, अगर हम देखें, एक आवश्यक जो नमी है कृषि क्षेत्र के लिए वो मुहैया कराता था। और ख़ास करके चावल की खेती के लिए जो सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें, चावल की खेती के लिए जो है जो आवश्यक मॉइस्चर होता था उसकी उपलब्धता जो है उनके माध्यम से होती थी। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forests had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas in the delta region. Embankments had to be built to prevent flooding and canal had to be constructed. यद्यपि जो कृषि है उसका जो विकास किया गया है ना, खास करके अगर हम देखें तमिलनाडु के अन्य हिस्सों के अंदर, तो उसमें जो है ये 5वीं 6ठी शताब्दी के दौरान जो ऐसे भी क्षेत्र थे, ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर जो है लार्ज स्केल पर जो है वहाँ पर खेती की जाती थी, खेती के लिए खुले हुए थे। और जो फॉरेस्ट थे, जो जंगली क्षेत्र थे, वहाँ से उनको जंगलों को साफ़ किया गया कुछ ऐसे क्षेत्रों से, और भूमि जो थी उसको लेवल किया गया, उनको समतल किया गया था। और डेल्टाई जो रीजन्स थे उनमें जो है फ्लडिंग को, यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए जो है वहाँ पर एम्बैंकमेंट्स में तैयार किए गए और जो है नहरों का भी निर्माण किया गया था। कैरी वाटर टू द फील्ड्स इन मैनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रो इन ईयर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो पानी है वो नहरों के रास्ते से होकर के खेतों तक पहुंचता था, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ पर फसल को प्रत्येक वर्ष उगाया जाता था। इन मैनी केसेज इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये पानी फसलों के लिए आर्टिफिशियल तरीके से आवश्यक है, क्योंकि नहरों के माध्यम से, जब नहर क्या होता है, एक मैन मेड होता है जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं ना, तो जो कैनाल्स को तैयार किया गया था जहाँ जिनके माध्यम से जो पानी को वो खेतों तक पहुँचाया जा सके। तो अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो तरीके थे वो कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग किए गए। इन सम एरियाज वेल वर डग, कुछ क्षेत्रों में कुएँ भी खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, अन्य स्थानों पर बड़े बड़े टैंक्स जो है उनको बनाया गया था, उनको निर्माण किया गया जिससे जो बरसात का पानी उसको इकट्ठा किया जा सके। और रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ पर जैसे टैंक्स को निर्मित किया गया था बरसात का पानी एकत्रित करने के लिए। और याद रहे कि जो अगर हम देखें सिंचाई का जो कार्य था उसके लिए बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता थी।
संगठन की आवश्यकता थी, लेबर की नीड थी, संसाधनों की आवश्यकता रही, है ना, जिससे कि उस कार्य को जो है मेंटेन, उनकी देखभाल किया जा सके, और पानी को जो है कैसे डिवाइड किया जाए, शेयर किया जाए, उन सब की व्यवस्था बनाई गई थी। मोस्ट ऑफ द रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। अधिकतर जो नए शासक हुए, है ना, तो उन्होंने लोगों, जो खास करके लोग जो है वो गांव में निवास करते थे, तो उन्होंने देखा कि जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार की क्रियाओं में, तो उनके प्रति उन्होंने जो है कार्य भी किए हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को प्रमोट भी किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्य का जो प्रशासन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, कि उसी दौरान जो एम्पायर था, चोल एम्पायर, उस वहाँ पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, है ना, प्रशासन जो था वो कैसे संगठित था। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नोन एज और became prosperous with the spread of irrigation, agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. जो पीसेंट्स के सेटलमेंट्स थे तो उनको और के नाम से जाना जाता था, और जो समृद्ध लोग थे, है ना, जो काफ़ी समृद्ध थे और वो समृद्ध हुए थे इरिगेशन से, एग्रीकल्चर से, यानी जब वो खेती करने लगे तो उनका जो है खेती करने से उनमें जो है समृद्धि हुई। तो इस प्रकार के जो गाँव का जो समूह होता था और उनकी जो बड़ी यूनिट्स होती थी उनको नाडू कहा जाता था, और गांव की जो काउंसिल होती थी, विलेज काउंसिल्स जो होती थी, उनको नाडू, और नाडू जो है वो अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी परफॉर्म करती थी। इसमें चाहे वो जस्टिस से रिलेटेड हो या कलेक्टिंग टैक्सेस, यानी कि वो राजस्व एकत्रित करना हो, ये सभी उसमें सम्मिलित थे। रिच पीसेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट. The Chol kings gave some rich landowners titles like Nuben Devlan, a Velan or peasant serving three kings, area, chief, etc., as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. जो धनी किसान होते थे, खास करके वेलेला जाति के जो लोग थे, है ना, वो नाडू के सभी कार्यों को नियंत्रित करते थे। उन्हीं के सुपरविज़न के अंदर जो केंद्रीय चोल सरकार होती थी, है ना, और जो चोल राजा होता था उसमें कुछ जो है अमीर जमींदार होते थे जिनको नोवेन डेवलन की उपाधि दी जाती थी, है ना, और जो चीफ होता था, जो मुखिया होता था, उसको अरेयार कहा जाता था। तो उनके लिए एक सम्मान का एक प्रतीक होता था, जिससे कि उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑफिसेज भी थे, स्टेट में भी और सेंटर के अंदर भी। तो एक विशेष जाति को वहाँ पर जो है प्रमोट किया गया था, जिस जाति का नाम था वेलाला, है ना, वेलाला एक कास्ट थे। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadev. As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the Kaveri Valley as in the other parts of South India. ऐसा हमने देखा कि जो ब्राह्मण थे उन्हें भी काफ़ी जो भूमि है वो दान में दी गई थी, जिसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। उसका परिणाम ये हुआ कि अधिक संख्या में जो ब्राह्मण थे वो वहाँ पर सेटलमेंट हुए, एमर्ज हुए कावेरी घाटी के अंदर और साउथ इंडिया के अन्य हिस्सों में भी। ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। प्रत्येक जो ब्रह्मदेव होता था, ब्रह्मदेव क्या होता था, जो ब्राह्मणों को भूमि में दान में जो मिलती थी उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो उनकी देखभाल जो करने के लिए एक सभा होती थी, और उसमें एक जो प्रोमिनेंट, एक फेमस जो ब्राह्मण होता था वो लैंड होल्डर्स, वो उस सभा में का मुखिया होता था एक तरीके से। एंड दीज असेंबलीज वर्क वेरी इफिशिएंटली एंड देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो occasionally performed administrative functions in towns.
अगर हम देखें तो ये जो असेंबलीज होती थी काफ़ी एफिशिएंटली जो है वो कार्य करती थी, और उनके जो निर्णय होते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस के रूप में, जिसको हम शिलालेख वगैरह बोलते हैं, उनमें उनको रिकॉर्ड रखा जाता था। और स्टोन्स पर, स्टोन वॉल जो होती थी उनके ऊपर उनको लिखा जाता था टेम्पल्स में। और जो व्यापारियों के जो एसोसिएशंस होते थे उनको नगरम के नाम से जाना जाता था। कई अवसरों पर जो है काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते थे उनको परफॉर्म किया जाता था टाउन्स के अंदर, है ना। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उट्टायरमेरूर इन चिंगलेपुट district Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had a separate committee to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उट्टायरमेरूर का जो इंस्क्रिप्शन है ये चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, और फिर काफ़ी डिटेल्स में जहाँ पर सभा को संगठित किया गया था उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जो है मिलता है। और ये जो सभा होती थी उसमें सेपरेट कमेटीज होती थी जो कि इरिगेशन वर्क्स की देखभाल करती थी, जो भी सिंचाई से संबंधित कार्य होते थे उनकी देखभाल करती थी, गार्डन्स की, टेम्पल्स की, है ना, इन सब की देखभाल करने का काम जो है इन सभाओं का, सभा के अंदर जो सेपरेट कमेटियाँ होती थी उनका काम ये होता था। इनमें से जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे कमेटीज़ के, उनको छोटे टिकट्स यानी पाम लीफ के ऊपर जो उनके बारे में लिखा जाता था, और ये जो टिकट्स होते थे उनको जो है अर्थवेयर पॉट में जो है उसको रखते थे। और ये जो यंग बॉय जो किसी यंग बॉय जो है वो पूछता था, है ना, टिकट्स के बारे में, तो 1 बाय 1 जो है वो प्रत्येक कमेटी के लिए होते थे। तो कहने का अर्थ ये है, इस प्रकार की जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रही चोल शासन के दौरान, चोल एम्पायर के दौरान। तो चोल एम्पायर जो है वो एक सबसे प्रॉस्पिरियस एम्पायर माना जाता है साउथ इंडिया का ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड। जैसे चोल हुए, चेर हुए और पांड्य हुए, लेकिन चोल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सबसे बेटर था। इसमें जैसे मैंने नाडू के बारे में बताया, नगरम के बारे में बताया, तो ये अलग अलग प्रकार की जो एसोसिएशंस बनाई गई थी एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग द चोल डायनेस्टी, है ना। और जो भी चोल शासक हुए, चाहे वो राजराज फर्स्ट हों, चाहे वो राजेंद्र फर्स्ट हुए, है ना, विजयालय उसके फाउंडर थे चोल एम्पायर के। तो खास करके राजेंद्र जो प्रथम थे उन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी, है ना। और जो है उन्होंने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस समय साउथ इंडिया को प्रदान किया था। साउथ इंडिया के खास करके कावेरी डेल्टा जो क्षेत्र था जहाँ पर चोल एम्परर्स का कब्जा हुआ करता था। तो इस अध्याय के अंदर हमने जो है कई डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा, चौहान्स के बारे में पढ़ा, है ना। और ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल जो था उसमें गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, है ना। तो इस प्रकार से ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड अगर हम देखें तो कई नई डायनेस्टीज़, कई नए वंशों का उदय हुआ था, और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने शासन को चलाया था, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, है ना। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो वंश का उदय हुआ, नए नए राजवंश जो बने, उन सभी राजवंशों ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया। इनमें से एक सबसे फेमस, जैसे मैंने चौहान वंश के बारे में बताया, चौहान वंश का शासक दिल्ली से अजमेर, अजमेर से दिल्ली जो उनका शासन रहा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, वो चहमान वंश कहा जाता था उसको। और उनकी हार के बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब उनकी हार हो गई मोहम्मद गौरी से, तो उसके बाद दिल्ली में जो है मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, अब अगले जो है सेक्शन में, अगले वीडियो में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।